हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कुमार और आप देख रहे हैं KCC एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम 12th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं और 12th क्लास की ज्योग्राफी का हम जो फर्स्ट बुक है उसका 3rd चैप्टर करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। हम ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2020 और 21 के अकॉर्डिंग जो हमारा होने वाला है सेशन, उसके थ्रू हम या उसके आधार पर ये करा रहे हैं सिलेबस पूरा का पूरा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरे के पूरे चैप्टर समझ में आए होंगे, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं करे हैं तो सबसे पहले जाइए और उनको देखिए और उनको आप कंप्लीट करिए, क्योंकि इससे बेस्ट मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पर भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जनसंख्या संगठन होता क्या है। तो ये आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, जनसंख्या संगठन के अंदर, जैसे कि शब्दों से ही आपको मीनिंग पता चल रहा है कि जनसंख्या के अंदर जब हम संगठन की बात करते हैं, जब हम उसके गठजोड़ की बात करते हैं और तब जाके हम उसके अध्ययन की बात करते हैं, तो हमारा जनसंख्या संगठन कहलाता है। इसका मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें हम आय, रोजगार, लिंग अनुपात, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, इनका संयुक्त रूप से इकट्ठा करके इनको एक साथ अध्ययन करते हैं और इसी को हम कहते हैं जनसंख्या संगठन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि जनसंख्या संगठन क्या है। तो जनसंख्या संगठन के अंदर हम आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, लिंग अनुपात, व्यवसाय आदि का संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या संगठन कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम आय के साधनों को भी देखते हैं कि भैया कितनी आय होती है, किसी व्यक्ति की आय कम है या किसी व्यक्ति की आय निम्न है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। भाई, आय किसी व्यक्ति की अधिक है और किसी व्यक्ति की कम है, या किसी क्षेत्र में आय के जो संसाधन हैं वो क्या क्या हैं। किसी क्षेत्र में आय के संसाधन अधिक हैं तो दूसरे क्षेत्र में हम देखते हैं कि आय के संसाधन कम हैं। ऐसा क्यों होता है? इन कारणों को प्रभावित करने वाले जो हमारे कारण हैं या कारक हैं, वो हमने आपको पहले समझाया है। जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं वही हमारे आय और रोजगार को भी प्रभावित करने वाले कारक हैं। हम हमारी पिछली वीडियो में ये सब बता चुके हैं। और लिंग अनुपात, जी हाँ, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हम आगे चल के समझेंगे कि किस किस कारण से किसी देश में लिंग अनुपात कैसे अलग होता है या अधिक होता है या कम होता है। स्वास्थ्य सुविधाएं हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमारी किसी क्षेत्र में अलग हैं और किसी क्षेत्र में भिन्न हैं। ठीक है, तो शिक्षा, व्यवसाय का भी हमारा ऐसे ही है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आपको समझ लेते हैं, लिंग अनुपात, जो जनसंख्या संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसको हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए लिंग, हमारा संगठन को हम समझते हैं कि लिंग संगठन क्या है। तो दोस्तों, लिंग संगठन के अंदर हम लिंग, आपको मतलब ही समझ में आ रहा होगा, शब्द ही बता रहा है कि एक स्त्रीलिंग होता है और एक हमारा पुल्लिंग होता है, और अन्य जेंडर है ना, उनको भी हम हमारी जनसंख्या का रूप समझना चाहिए, मानना चाहिए, है ना, क्योंकि अब हम समान हैं सब। भैया, सबको समानता का अधिकार है, और वो भी क्योंकि एक जीव है, वो भी हमारे मानव हैं, तो हम उनको हमारी कैटेगरी से अलग नहीं कर सकते हैं, हमारे समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। उनको भी जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, और ये देना बहुत अच्छा है। इसी से जो हमारे आय के अंदर असमानता है, रोजगार के अंदर जो असमानता है, हमारे देशों में जो विकास पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण मैटर करता है कि हम अभी भी स्त्रियों को और अन्य जेंडर वालों को समानता नहीं दे रहे हैं, या समानता का अवसर उनके साथ नहीं मिल रहा है। समाज का कहीं ना कहीं दृष्टिकोण ऐसा है, देखने का नजरिया ऐसा है कि उनको वो अलग ही दुनिया का समझते हैं।
तो भैया ऐसे मत करिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप तो कम से कम अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और इस पे संयम बनाइए, है ना, ताकि आप तो कम से कम इतना कंपैरिजन कर पाए कि हाँ भैया है तो जीव ही, मानव का ही एक प्रकार है, तो आप तो कम से कम उनके साथ समानता का व्यवहार कर सकते हैं, है ना। बाकी लोगों की बुद्धि का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो स्टूडेंट हमारे हैं उनका तो ये कर्तव्य बनता है, ये धर्म बनता है, उनका कर्म यही है भैया कि वो तो कम से कम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और समानता और समाज में विकास की ओर ही चले तो अच्छा है। चलिए आगे बात करते हैं, लिंग संगठन की बात कर रहे थे हम, तो इसमें हमारा स्त्री और पुरुषों की संख्या के ऊपर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं, इसी को हम कहते हैं लिंग संगठन। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पुरुषों और स्त्रियों की जो संख्या है उनके बीच का जो अनुपात निकल के आता है, प्रतिशत निकल के आता है, उसी के आधार पर हम ये निकालते हैं कि लिंग अनुपात कितना है। चलिए इसको हम परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं। एक शब्द आता है लिंग अनुपात। दोस्तों क्या आता है, लिंग अनुपात आता है इस लिंग अनुपात की जो हमारी परिभाषा है वो ये है ना। लिंग अनुपात को आप ये भी कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुषों के बीच में जो संख्या है, उनके बीच में जो अनुपात है, उनके बीच की संख्या का जो अनुपात है, जो अंतर है प्रतिशत के अंदर, उसको हम लिंग अनुपात कहते हैं। या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लिंग अनुपात के रूप में देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसके विपरीत भी होता है। किसी किसी देश में हम प्रति 1000 पुरुषों की जगह प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को मापते हैं, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को मापते हैं, जिसके आधार पे हम लिंग अनुपात को निकालते हैं। ज्यादातर देशों में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या देखी जाती है कि उनके बीच का जो अनुपात है वो कितना है, और उसी को कहा जाता है हमारा लिंग अनुपात। लिंग अनुपात को ज्ञात करने का या मापने का एक भैया फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। वो क्या है, पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की संख्या गुणा में 1000। ये निकल आएगा आपका प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है, ये हमारा निकल आएगा। किसी किसी देश में इसके विपरीत भी करते हैं कि स्त्रियों की संख्या को ऊपर ले लेते हैं, स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या और हमारा 1000 गुणा में। जब ऐसे करके निकालते हैं तो इस अनुपात को हमारा क्या कहते हैं, लिंग अनुपात। इससे क्या निकलता है बच्चों, लिंग अनुपात निकलता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको कि जनसंख्या संगठन और लिंग संगठन और लिंग अनुपात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़े से आंकड़ों की बात कर लेते हैं विश्व के ऊपर, कि विश्व में विभिन्न प्रकार के कुछ आंकड़े हैं। इनको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूंगा साथ में कि इसके अंदर से क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जहां से सीबीएसई क्वेश्चन बनाती है ना, बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन निकल के आता है वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ अगर हम छोड़ भी देंगे तो हम टेस्ट सीरीज कराएंगे, और टेस्ट सीरीज में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। 2020 और 21 के लिए आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। इसको नोट्स के फॉर्म के तौर पर आप यूज करिए, और हमारे वीडियो में जो हम लेक्चर दे रहे हैं उसको आप एक्सप्लेनेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट है यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप प्रयास करके देखिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, विश्व औसत लिंग अनुपात कितना है। तो विश्व का औसत लिंग अनुपात को अगर हम देखें तो हमारा 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। जी हाँ, कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर 1000 की जगह 100 स्त्री या 100 पुरुषों के ऊपर हमारा लिंग अनुपात निकाला जाता है। इसीलिए विश्व के अंदर जब हम देखते हैं तो 100 पर ही देखते हैं। तो विश्व का जो लिंग अनुपात है वो कितना है हमारा, 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। इसका मतलब ये है कि स्त्रियों की संख्या विश्व में औसतन क्या है, कम है। जी हाँ,
स्त्रियों की संख्या क्या है, कम है। तो विश्व का अगर हम देखें लिंग अनुपात तो वो कहीं ना कहीं स्त्रियों के प्रतिकूल है, स्त्रियों के प्रतिकूल है, यानी कि उनके फेवर में नहीं है, उनके अगेंस्ट है। तो इसको हमारा यार समान तो लेके आना पड़ेगा, है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि विश्व का उच्चतम लिंग अनुपात वाला जो देश है वो कौन है, लेटिविया। जी हाँ, लैटविया हमारा विश्व का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला देश है, जहां पर 100 स्त्रियों पर केवल 85 पुरुष पाए जाते हैं। यानी कि 100 स्त्रियां हैं तो वहां पर 85 हमारे पुरुष होंगे। इसका मतलब लैटविया के अंदर स्त्रियों के अनुकूल हमारा, उसके फेवर में लिंग अनुपात है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारा निम्नतम यानी कि विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो देश है वो हमारा संयुक्त अरब अमीरात, इसको यूएई भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। सऊदी अरब के पास का एक छोटा सा देश है ये, जब आप देखेंगे तो यहां पर 100 स्त्री पर 311 पुरुष पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम स्त्रियों के क्या है हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात है, और यहाँ प्रतिकूल अनुपात है स्त्रियों के। इसलिए इसको थोड़ा सुधार करने की जरूरत है उनके देशवासियों को। तो चलिए आगे बात करते हैं एशिया की। तो एशिया में जितना भी हमारा मोस्टली कंट्री आता है, यहाँ तक चाइना की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि हमारे भारत की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, बहुत सारे अन्य कंट्री हैं यार। इनकी अगर हम बात करते हैं तो एशिया के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर लिंग अनुपात कैसा है, निम्न है, यानी कि स्त्रियों के प्रतिकूल हमारा लिंग अनुपात है, जिसको हमारा ठीक करने की जरूरत है ना। इसके साथ साथ अगर यूरोप को देखें, रूस को देखें, अच्छा ये मैंने रूप लिख दिया है। अगर हम यूरोप को देखें और रूस को देखें तो इसका उच्च लिंग अनुपात है। इसका मतलब यह है कि यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो स्त्रियों के अनुकूल है। इसके साथ साथ जितने हमारे विकसित देश हैं उनका भी हमारा लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल ही होता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं ये आपको लिंग संगठन, लिंग अनुपात और इससे संबंधित कुछ आंकड़े समझ में आए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। तो ये है हमारा आयु संरचना। अब पूरे विश्व में अगर हम आयु संरचना को लेके बात करते हैं तो आयु संरचना को हमारा 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है भैया? 3 भागों में बांट रखा है। आप उसको अन्य अन्य नाम से बुला सकते हैं, है ना। हम कैटेगराइज करते हैं, अगर हम इनको कैटेगरी में या वर्गों में विभाजित करते हैं तो 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या को हम एक तरफ रखते हैं, और 15 से 59 वर्ष के जो या 59 साल के जो लोग होते हैं या जनसंख्या होती है उसके वर्ग को अलग रखते हैं, और 60 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको हम अलग वर्ग में रखते हैं। तो 0 से 14 वर्ष के अंदर इसका मतलब यह है कि यह जनसंख्या का वह भाग है जिसमें 0 से लेके 14 साल तक के बच्चे या जनसंख्या को शामिल किया जाएगा। यह जनसंख्या बच्चों की जनसंख्या होती है, शिशुओं की जनसंख्या होती है, और पूरी तरीके से हर प्रकार से ये निर्भर जनसंख्या के रूप में हमारी काम करती है। किसके रूप में काम करती है? निर्भर जनसंख्या के रूप में काम करती है। इसका मतलब यह है कि जिन देशों में ये 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या अधिक है वहां ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं विकास हमारा क्या होगा? विकास का स्तर थम जाएगा, विकास का स्तर रुकेगा, क्योंकि जब आश्रित जनसंख्या है, निर्भर जनसंख्या है, उसका भरण पोषण किसको करना पड़ेगा? जो हमारा कार्यशील जनसंख्या है उसको करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमारा देश के विकास में कमी आने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए 0 से 14 वर्ष वाले जो अधिकतर देश हैं उनको हम काउंट करते हैं कि इनका विकास थोड़ा सा धीमा होगा। आगे अगर हम बात करें 15 से 59 साल, तो इस वर्ग के अंदर, दूसरे वर्ग के अंदर 15 से 59 साल वाले जो हमारी जनसंख्या है उसको शामिल किया जाता है। ये हमारी कार्यशील जनसंख्या है, इसको प्रौढ़ जनसंख्या के नाम से भी जानते हैं, जो नौजवान जनसंख्या के रूप में हम देखते हैं जिनको। तो इसका मतलब ये है कि जिन देशों में कार्यशील जनसंख्या का जो हमारा अनुपात है वो अधिक होगा, इसका मतलब यह है कि वहां का विकास थोड़ा तीव्र होगा, वहां का विकास हमारा
तीव्र होगा, क्योंकि ये हमारा आश्रित जनसंख्या नहीं है, ये कार्यशील जनसंख्या है, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में, रोजगार में संलग्न जनसंख्या है, शामिल हुई जनसंख्या है। तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 60 वर्ष से अधिक की जो जनसंख्या है, इसमें वृद्धों को शामिल किया जाता है, बूढ़े लोगों को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं काफी सारे देशों में हमारा निर्भर जनसंख्या है और काफी सारे देशों में ये हमारा कार्यशील जनसंख्या के रूप में काम कर रही है, विकसित देशों में खासकर, जहां हमारा जीवन प्रत्याशा दर अधिक है। चलिए, लेकिन मोस्टली जो विकासशील देश हैं, जहां जीवन प्रत्याशा दर कम है, वहां तो ये आश्रित या निर्भर जनसंख्या ही है, और जिन देशों के अंदर ये जनसंख्या का भाग अधिक होगा, वहां पर भी हमारा विकास कहीं ना कहीं कम होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, आपको ये सारी की सारी बातें, जनसंख्या संगठन हमने आपको कराया, लिंग संगठन हम आपको कराया, लिंग अनुपात और विश्व में किस प्रकार से इसके आंकड़े हैं, और आयु संरचना के ऊपर भी हमने आपको बात करी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को यार लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक यार जरूर पहुंचा दो इस वीडियो को, ताकि वीडियो का लाभ यार सभी बंदे को मिले, बेनिफिट जब तक ये सब हर बच्चे के पास जाएगी ना, तभी हमारा वीडियो बनाने का जो एक उद्देश्य है ना, वो पूरा हो पाएगा। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।